दोस्तों, कभी ना कभी आपके मन में भी ये ख्याल जरूर आया होगा कि क्रिकेट हमारा नेशनल गेम क्यों नहीं है, जबकि बड़े बड़े स्टेडियम से लेकर गली कूचे और हर घर के आंगन में अगर कोई खेल खेला जाता है तो वो सिर्फ क्रिकेट ही है। और शायद ये बात भी सच है कि पूरी दुनिया में अगर कोई देश है जहां पर सबसे ज्यादा क्रिकेट खेला जाता है तो वो देश इंडिया ही है। भारत में आज क्रिकेट कई लेवल्स पर खेला जाता है दोस्तों, यानी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट तक। देश भर में क्रिकेट अकेडमी बनाई गई है जहां पर बच्चों को ट्रेनिंग 4 साल की उम्र से ही शुरू हो जाती है और 28 साल की उम्र के आदमियों को भी ट्रेनिंग मिलती है। इन सब लोगों की कहीं ना कहीं एक ही एस्पिरेशन होती है कि इंडिया के लिए खेलें, क्योंकि अगर आप एक एस्पायरिंग क्रिकेटर हैं तो इंडिया के लिए खेलना ही इस खेल का सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। लेकिन यहीं पर एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर कोई इंडियन टीम में सिलेक्ट होकर आता कैसे है। कैसे इंडियन टीम में सचिन, युवराज, धोनी और कोहली जैसे बल्लेबाज आए, क्योंकि उनके समय पर तो आईपीएल भी नहीं होता था जो इन्हें इंडियन टीम में सिलेक्शन दिलवा सकता था। तो ऐसे में अगर आप क्रिकेट को थोड़ा बहुत भी फॉलो करते हैं तो आप तुरंत ही ये जवाब दे देंगे कि ये सिलेक्शन रणजी ट्रॉफी के परफॉर्मेंस पर काफी हद तक डिपेंड करती है। यानी कि बीसीसीआई के सिलेक्टर्स इंडियन टीम के लिए रणजी ट्रॉफी के परफॉर्मेंस को बेंचमार्क समझते हैं और उसी से किसी खिलाड़ी का करियर तय हुआ करता था और आज भी होता है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर है कि रणजी ट्रॉफी ही क्यों? इसे समझने के लिए हमें क्रिकेट का इतिहास समझना पड़ेगा दोस्तों, जो भारत के पर्सपेक्टिव से काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए दोस्तों, ये बात तो किताबों में आपने भी पढ़ी ही होगी कि ब्रिटिश क्रिकेट को इंडिया में लेकर आए थे। जब इंडिया ब्रिटिश राज के अंदर था, ये एक ऐसा स्पोर्ट था जो इंग्लैंड में बहुत रेगुलरली खेला जाता था। वैसे तो क्रिकेट कन्वेंशन इंग्लैंड में हुआ था अराउंड 13th सेंचुरी में, लेकिन 17th सेंचुरी में क्रिकेट अच्छे से खेला जाने लगा और उनमें कई रूल्स एस्टैब्लिश हो गए। ऐसे में धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई और जहां भी इसे खेला जाता था उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। लेकिन आपने भी सुना होगा कि क्रिकेट को जेंटलमैन गेम भी कहा जाता था। तो वैसे में ये भी जान लेते हैं दोस्तों कि इसमें ऐसा जेंटलमैन जैसा क्या है। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए था क्योंकि शुरुआत में इसे इंग्लैंड के रॉयल फैमिली के द्वारा ही खेला जाता था, जिसके बाद वहां के अमीर लोगों के पास ये खेल पहुंचा। फिर अपर क्लास के लोग इसे खेलने लगे। इसके बाद ये अपर मिडिल क्लास के लोगों तक पहुंचा। इससे हुआ ये कि क्रिकेट एक स्टेट सिंबल बन गया था, एक हाई क्लास लाइफस्टाइल को शो करने का तरीका, जिस वजह से जो लोग इसमें हिस्सा लेते थे वो खेल के दौरान किसी तरह की धक्का मुक्की या गाली गलौज या फिर अंपायर से झगड़ा नहीं करते थे। और तो और ये लोग खुद से भी कोई चीटिंग नहीं किया करते थे। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं कि उस जमाने में अगर अंपायर नॉट आउट भी कहते थे लेकिन बैट्समैन को लगता था कि वो आउट हो चुका है तो वो खुद ही चला जाता था, जिस वजह से इस खेल को जेंटलमैन गेम की तरह भी देखा जाता है दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि अगर आप इसे बाकी पॉपुलर स्पोर्ट से कंपेयर करेंगे जैसे कि फुटबॉल या रग्बी, वहां पर तो बहुत गुस्से के साथ जोश में लड़ते हुए प्लेयर्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हमारी कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीता बाद में वर्किंग क्लास के लोग और लोअर क्लास के लोग भी क्रिकेट को खेलने लगे। फिर आया साल 1806 जब क्रिकेट का एक ऐसा फॉर्म उभर कर सामने आया जिसमें 2 क्लास के बीच क्रिकेट मैच खेला जाने लगा। एक क्लास था वर्किंग क्लास, जिसमें लोग खूब मेहनत करके क्रिकेट खेलना सीखते थे और प्रोफेशनल क्रिकेटर बनते थे। तो वहीं दूसरी तरफ अमीर लोग जो सिर्फ लाइफस्टाइल गेम की तरह ही क्रिकेट को देखते थे। वर्किंग क्लास के जो प्लेयर्स होते थे वो क्रिकेट पैसा कमाने के लिए खेलते थे। अब इसमें सवाल ये उठता है दोस्तों कि उस जमाने में पैसे कैसे कमाते थे। तो आपको बताएं कि क्लब के लिए खेलते थे, काउंटीज टीम के लिए खेलते थे और इन टीम को अक्सर स्पॉन्सर भी किया जाता था। इसमें जो कम्युनिटीज उन्हें जेंटलमैन लोगों के खिलाफ खेलने के लिए स्पॉन्सर करती थी, जिससे उन्हें अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता था। लेकिन जेंटलमैन लोगों के लिए क्रिकेट पैसे की बात नहीं बल्कि बस एक गेम था जो ये मजे के लिए खेलते थे। तो सोशल क्लास के इस डिफरेंस की वजह से जेंटलमैन शब्द और प्लेयर्स अब बहुत कॉमन बन गया था। जेंटलमैन अमीर लोग थे और प्लेयर्स गरीब लोग। आज के दिन जब हमें जेंटलमैन्स गेम का इस्तेमाल करते हैं तो इसे स्पोर्ट्समैनशिप की स्पिरिट में देखा जा सकता है। खैर, वापस से कहानी पर आएं तो जब ब्रिटिश स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और अपर क्लास के लोग इंडिया में सेटल होने लगे तो उन्होंने इंडिया में भी क्रिकेट खेलना चालू कर दिया। इससे हुआ ये कि रॉयल फैमिलीज थी, यानी जितने इंडिया में प्रिंसली स्टेट थे उन रॉयल फैमिलीज के लोग क्रिकेट खेलने के लिए इंटरेस्टेड हो गए। इसलिए अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में जो शुरुआती क्रिकेट खिलाड़ी थे वो राजा महाराजा या फिर नवाब हुआ करते थे। लेकिन क्रिकेट को लेकर शुरुआती दिलचस्पी दिखाने वाले राजा थे रणजीत सिंह जी जडेजा, जिन्हें कुमार श्री रणजीत सिंह जी के नाम से भी जाना जाता था। ये नवानगर के प्रिंस थे। नवानगर एक्चुअली में एक प्रिंसली स्टेट थी। रणजीत सिंह इस नवानगर में 1872 में पैदा हुए थे और फिर ये इंग्लैंड गए थे पढ़ाई करने के लिए 1888 में। तब ये 16 साल के थे और तभी से ही उनके करियर की शुरुआत हुई। अब आप इनके नाम पर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि इन्हीं के नाम पर शॉर्ट फॉर्म बनता है रणजी ट्रॉफी, जो असल में इन्हीं के नाम पर है। अब ऐसे में आपके मन में भी सवाल आता होगा दोस्तों कि ऐसा क्या हो गया कि पूरी ट्रॉफी का नाम इन्हीं के नाम पर रख दिया गया।
तो जैसा कि हमने आपको बताया कि रणजीत सिंह जी इंग्लैंड में पढ़ने गए थे और इंग्लैंड में बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, लेकिन फिर भी उन्हें वहां की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी क्रिकेट टीम में सेलेक्ट होने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। इसका कारण बहुत साफ था कि वो इंडियन थे, फेयर स्किन वाले नहीं थे। इसी वजह से क्रिकेट टीम में उनका सिलेक्शन नहीं किया गया। शुरुआत में सफलता ना मिलने के बाद आखिरकार रणजीत सिंह को उनके कॉलेज के फाइनल ईयर में सिलेक्ट कर लिया गया और जब वो सिलेक्ट हुए तो उन्होंने इतने रन बना डाले कि अब उन्हें बतौर खिलाड़ी इग्नोर नहीं किया जा सकता था। दोस्तों, जैसे इंडिया में इंटर स्टेट क्रिकेट मैच होते हैं, ऐसे ही इंग्लैंड में इंटर काउंटी मैच होते हैं। जो टीम है वो काउंटीज की बनाई जाती थी और ये काउंटीज क्रिकेट इंग्लैंड में बहुत बड़ी चीज है। खैर, हुआ ये कि साल 1895 में रणजीत सिंह काउंटीज टीम के लिए क्वालिफाई कर गए, जिसकी वजह से वो टीम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल क्रिकेट टीम बनी। टीम में सिलेक्ट होने के बाद इमीडिएटली इनकी स्किल सामने आ गई और उन्होंने एक सीजन में 400 रन बनाए, जिससे वो पूरे इंग्लैंड में चौथे सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बन गए। लेकिन लोग उनके ज्यादा रन बनाने से ज्यादा उनके बैटिंग स्टाइल से ज्यादा प्रभावित थे और जब भी वो खेलते इंग्लैंड के लोग उन्हें बहुत चाव से देखते। अब बारी थी काउंटीज टीम से इंग्लैंड के नेशनल टीम में सिलेक्ट होने की, लेकिन इंग्लैंड की टीम में सिलेक्शन का प्रोसेस थोड़ा सा अलग था, क्योंकि उस समय जहां पर मैच खेला जाता था उस ग्राउंड पर जो क्रिकेट क्लब काम करता था उसके नंबर यह तय करते थे कि कौन प्लेयर टीम में होगा और कौन नहीं होगा। तो ऐसे में साल आया 1896 का, जब ऑस्ट्रेलियाई टीम इंग्लैंड में खेलने के लिए आई। उस दौरान इंग्लैंड टीम को सिलेक्ट किया जा रहा था कि टीम में कौन कौन से मेंबर होंगे जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे। इसी दौरान अपनी अच्छी परफॉर्मेंस और टैलेंट के बावजूद भी रणजीत सिंह को लॉर्ड हैरिस नाम के एक अंग्रेज अधिकारी ने टीम में सिलेक्ट नहीं किया। लॉर्ड हैरिस मैरीलीबॉर्न क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट थे, जो उस समय टीम के सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल निभा रहे थे। असल में लॉर्ड हैरिस 5 साल तक मुंबई में अंग्रेज सरकार के लिए काम करके वापस इंग्लैंड लौटे थे और वहां पर युवाओं को क्रिकेट खेलने के लिए प्रमोट करते थे। ऐसे में जब उन्होंने रणजीत सिंह के बारे में सुना तो उन्हें लगा कि किसी इंडियन लड़के को इंग्लिश टीम में सिलेक्ट करना सही नहीं होगा, क्योंकि वह एक विजिटर है जो इंग्लैंड घूमने आया है और एक दिन वह इंडिया वापस चला जाएगा। ऐसे में कुछ कमेटी मेंबर थे जो हैरिस के इस फैसले से खुश नहीं थे। इसी वजह से उस समय कुछ अखबार में उनकी नाराजगी को लेकर आर्टिकल भी पब्लिश हुए, जिससे जनता भी नाराज हुई कि रणजीत सिंह को इंग्लैंड की टीम में सिलेक्ट नहीं किया जा रहा है। खैर, ये सब कुछ हुआ और पहले मैच में रणजीत सिंह को टीम में सिलेक्ट नहीं किया गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी दोस्तों कि दूसरे मैच में रणजीत सिंह इंग्लैंड क्रिकेट टीम का हिस्सा बन गए और मैच खेलने के लिए उतरे। जैसा कि हमने आपको बताया कि टीम में सिलेक्शन ग्राउंड कमेटी के मेंबर के द्वारा किया जाता था, इसलिए ग्राउंड वालों ने सोचा कि अगर और कुछ नहीं तो कम से कम थोड़ा पैसा ही इन्हें ज्यादा मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि रणजीत को देखकर बहुत से लोग आएंगे टिकट खरीदने, जिससे वो लोग पैसा कमा सकते हैं। उस दिन उस टेस्ट मैच में रणजीत सिंह खूब खेले। उन्होंने 3 घंटे तक बैटिंग की और 154 रन बनाए, वो भी नॉट आउट। कमाल की बात तो ये है कि उस साल उन्होंने 10 सेंचुरी बनाई और टोटल में 2780 रन स्कोर किए। साल 1899 में वो दुनिया के पहले बैट्समैन बन गए जिसने एक साल में सबसे ज्यादा रन स्कोर करते हुए 3000 रन बनाए। ऐसे में रणजीत सिंह जी इंग्लैंड में रहते थे, इंग्लैंड की तरफ से क्रिकेट खेलते थे, लेकिन साल में कुछ महीने वो वापस अपने घर भी लौट जाते थे और आकर राजपाट संभालते। लेकिन जब ये इंडिया वापस लौटते थे तो इंडिया में भी क्रिकेट खेलते थे। माना जाता है दोस्तों कि यही रीजन है कि ये पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह के अच्छे दोस्त बने। इस तरह से एक शानदार जिंदगी जीकर क्रिकेट और अपनी जिंदगी दोनों को अलविदा करते हुए रणजीत सिंह जी की साल 1933 में दुनिया से चले गए। लेकिन उनकी मौत के 1 साल बाद भारत में एक नया इंटर स्टेट क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो रहा था। इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि यह टूर्नामेंट शुरू हो रहा था लेकिन इसका कोई नाम नहीं था, जिसके बाद फाइनली भूपेंद्र सिंह जी ने कहा कि इस ट्रॉफी का नाम रणजी ट्रॉफी रख देना चाहिए और यहां से ही ये नाम आया था। लेकिन आपको बताएं कि शुरुआत में ये ट्रॉफी उतनी पॉपुलर नहीं थी। वैसे तो इंडिया में 1890 से ही क्रिकेट खेला जा रहा था। उस समय एक और टूर्नामेंट हुआ करता था, बॉम्बे क्वाड्रेंगुलर, जिसे बाद में पेंटेंगुलर नाम दे दिया गया, क्योंकि उस टाइम शुरुआत में 4 टीमें थीं, बाद में 5 टीम हो गई जो एक दूसरे के साथ खेला करती थीं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि ये टीम्स एक्चुअली में धर्म के हिसाब से बनी थी। तो एक टीम थी हिंदुओं की, एक पारसियों की, एक मुस्लिमों की और एक सिख टीम हुआ करती थी। बाद में इंग्लिश मैन क्रिश्चियंस टीम भी आ गई। इसे बॉम्बे स्टेट में खेला जाता था और ये टूर्नामेंट देश भर में सबसे पॉपुलर टूर्नामेंट था। अनफॉर्चुनेटली 1914 में इस टूर्नामेंट को बंद कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि तब तक सब लोगों ने ये रियलाइज करना शुरू कर दिया था कि देश में रिलीजियस आइडेंटिटी और रिलीजियस डिवाइड बहुत बढ़ चुका है। ऑर्गेनाइजर्स ने सोचना शुरू किया कि कहीं हम इस तरीके से खेल को खेल कर दुश्मनी तो नहीं बढ़ा रहे हैं। अब जब ये बंद हुआ तो रणजी को और इंपॉर्टेंस मिलनी शुरू हो गई। रणजी में सबसे बड़ा डिफरेंस यही था कि रणजी ट्रॉफी एक प्योरली इंटर स्टेट टूर्नामेंट थी, जहां पर अलग अलग स्टेट की टीम एक दूसरे से कम्पीट करती थी, जिसके 2 फायदे थे। पहला तो
यही कि टूर्नामेंट की रीच बढ़ेगी जब देश भर के कोने कोने से लोग खेलने आएंगे, और दूसरा ये कि अब धर्म के नाम पर लोग टीम नहीं बनाकर खेलेंगे तो थोड़ा भाईचारा भी बढ़ेगा। इस तरह से रणजी ट्रॉफी इंडिया का डोमेस्टिक टूर्नामेंट बन गया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है दोस्तों कि इतने सालों बाद भी रणजी ट्रॉफी ही क्यों सबसे पॉपुलर रहा था। उसके बाद और भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट से आए थे, जैसे कि दिलीप ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, लेकिन बात यह है कि ये सब बाद में आए थे। रणजी ट्रॉफी ओल्डेस्ट डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट है जो आज भी खेला जाता है, लेकिन इस टूर्नामेंट के फेमस होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि इससे निकलने वाले बड़े क्रिकेटर, एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर और MS धोनी जैसे भारत के 2 महानतम खिलाड़ी यहीं से उभर कर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इससे आप रणजी ट्रॉफी की वैल्यू को समझ सकते हैं। लेकिन जैसे ही रणजी ट्रॉफी की बात आती है तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का भी नाम सामने आता है और लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। दरअसल लॉन्ग फॉर्मेट क्रिकेट को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं। लॉन्ग फॉर्मेट का मतलब होता है कि सिंगल मैच जो मल्टीपल डेज के लिए खेला जाए। टेस्ट क्रिकेट में सिंगल मैच 5 दिन के लिए खेला जाता है, रणजी ट्रॉफी में ये 4 दिन के लिए खेला जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिव फैक्टर है कि टेस्ट क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट होता है और रणजी ट्रॉफी डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट। इसी लॉजिक से ODI और T20 को लॉन्ग फॉर्मेट नहीं कहा जा सकता है और न ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट कहा जा सकता है। अब जरा रणजी ट्रॉफी के नियम के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये आम टेस्ट क्रिकेट जैसा नहीं होता, क्योंकि ये 4 दिन का होता है जो कि कम टाइम है। ऐसे में इसमें अक्सर दोनों टीम्स कलेक्टिवली 4 इनिंग्स टेस्ट क्रिकेट की तरह नहीं खेल पाती। ऐसे में अगर आप कोई मैच जीत जाए तो उसे 5 पॉइंट्स दिए जाते हैं, लेकिन अगर एक टीम पहली इनिंग में लीड बना लेती है तो उन्हें 3 पॉइंट्स दिए जाते हैं। ऐसे में आधे से ज्यादा विनिंग पॉइंट्स तो पहली इनिंग में लीड बनाने से मिल जाते हैं। लीड बनाने का मतलब ज्यादा रन बनाने से है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी बैट्समैन किसी भी टीम के लिए खेल रहे हैं वो पहली इनिंग से ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए। इसीलिए रणजी ट्रॉफी से एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर जुड़ता है कि इसमें ज्यादातर बैट्समैन सक्सेसफुल होते हैं। आप इसका एग्जाम्पल खुद ही देख सकते हैं। VVS लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, दिलीप वेंगसरकर, सचिन तेंदुलकर, ये सब बैट्समैन हैं जिन्हें दुनिया जानती है। और तो और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि कुछ बॉलर्स जो इंडियन टीम में बतौर बॉलर्स खेलते हैं वो रणजी में प्रॉपर बैट्समैन हुआ करते थे, जैसे कि भुवनेश्वर कुमार और रविचंद्रन अश्विन। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इससे एक भी बॉलर नहीं निकला, और ऐसा भी नहीं है कि हमें सक्सेसफुल बॉलर्स नहीं देखने को मिले। इरफान पठान, अनिल कुंबले, रवि शास्त्री जैसे कई लोगों का इनाम इस लिस्ट में गिना जा सकता है, लेकिन इनकी संख्या कम रही है। अब आते हैं दोस्तों रणजी से इंडियन टीम में सिलेक्शन पर। आप हैरान हो जाएंगे कि सिलेक्शन कमेटी में होने के लिए एक मेंबर को कम से कम 20 टेस्ट मैच या फिर 50 रणजी ट्रॉफी मैच खेलने होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक सिलेक्टर की जॉब ऐसी जॉब है जहां पर काफी हाई क्वालिफिकेशन चाहिए होती है और सिलेक्टर्स प्लेयर जोड़ने के लिए देश भर के टूर्नामेंट पर नजर रखते हैं। लेकिन रणजी ट्रॉफी इस लिस्ट में नंबर 1 होती है। लेकिन रिसेंट कुछ ईयर्स में IPL भी एक ऐसा बड़ा टूर्नामेंट बन गया है जहां से सिलेक्टर्स नए प्लेयर्स को पिक करते हैं नेशनल टीम के लिए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है कि IPL एक्चुअली में T20 क्रिकेट है। ऐसे में टेस्ट क्रिकेट में सिलेक्शन के लिए IPL को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है और इसीलिए टेस्ट में जो रणजी ट्रॉफी खेल कर उभर कर आते हैं उन्हें ही शामिल किया जाता है। ट्रेडिशनली टेस्ट क्रिकेट सबसे प्रेस्टिजियस लेवल रहा है। इसके अलावा जो प्लेयर नेशनल टीम में सिलेक्ट हो जाते हैं वो भी रणजी में खेलते हैं अगर उन्हें टीम में बाद में मौका नहीं मिलता है। रणजी ट्रॉफी के लिए ओवरऑल कहा जाता है कि ये एक ऐसा क्रिकेटिंग थिएटर है जहां एस्पायरिंग क्रिकेटर्स को अपना टैलेंट शो करने का सबसे बढ़िया मौका मिलता है, और उसके खेल में दम है तो नेशनल क्रिकेट टीम का हिस्सा बनकर ही रहेगा। इसलिए दोस्तों रणजी ट्रॉफी आज भी भारत का सबसे जरूरी डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट है। वैसे आपको ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।